हाल ही में जो हमारे लोकसभा के चुनाव हुए, उसके ऊपर इस वक़्त बहुत ही अधिक प्रतिक्रियाएँ चल रही हैं। उसके जो नतीजे आए हैं, उनके ऊपर हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी-अपनी तरफ से जो है टीका-टिप्पणी कर रही है। उस संदर्भ में उसका सही प्रकार से विश्लेषण हो, तो कुछ आयाम जो हैं, उनकी चर्चा करेंगे। हमारे लिए तो ये लोकसभा का जो निर्वाचन है, ये लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है और उसका एक बहुत बड़ा अंग है। और अगर थोड़ा-सा इतिहास में जाएँगे, तो पूरे विश्व को लोकतंत्र के बारे में बताने वाला हमारा देश भारत ही है। जब महाजनपद जो थे, उस समय लोग ही अपने प्रतिनिधियों को चुना करते थे। तो वो उस बीच में कालांश आया कि जब ये प्रक्रिया जो समाप्त हुई, लेकिन अभी सौभाग्य से 1947 में के बाद में से हमने बहुत ही अच्छी ये प्रक्रिया को जो हमने आगे शुरू किया, हर स्तर के ऊपर, पंचायत से लेकर के जो है वो लोकसभा तक इतनी अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से ये प्रक्रिया जो हमारी चलती है, जिसमें लोग अपनी इच्छाएँ, अपनी अपेक्षाएँ, अपनी भावनाएँ, उनकी अभिव्यक्ति इसके माध्यम से करते हैं। हमारे लिए तो एक लोकतंत्र का ये उत्सव है, हमारा पर्व है। लोकतंत्र के भीतर जो, जैसे मैंने कहा कि लोगों की भावनाओं का आदर है। लेकिन जिस आयाम के ऊपर मैं चर्चा करूँगा वो ये है कि जो हमारे शत्रु हैं, उनके लिए हमारा ये उत्सव जो है वो क्या, किस प्रकार का उनका जो है ये अर्थ रखता है। इसकी स्पष्टता ये लोकसभा चुनाव से करीबन 6 महीने पहले हमने, कई लोगों ने नाम सुना होगा कि एक यूएसए का सिटीजन है जॉर्ज सोरोस। उसने खुले तौर से ये बोल दिया था कि भी हम नहीं चाहते कि मोदी जो है वापस 2024 जून में वापस आए, और हम हर प्रकार का प्रयत्न करेंगे कि ये सरकार जो है वो वापस चुनी नहीं जानी चाहिए। अब 2 बातें हैं, इस प्रकार के जो सीक्रेट एक्टिविटी करते हैं, वो अपना काम सीक्रेटली करते हैं, तो क्या कारण था जॉर्ज सोरोस को जो है पब्लिकली आकर के इस बात को अनाउंस करने का कि ये सरकार को हराने का हम हर जो है वो संभव प्रयास करेंगे। तो उसके पीछे था नैरेटिव मेकिंग, कि लोगों का आत्मबल जो है वो एक प्रकार से कहीं क्षीण हो जाए। जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि भी हम जिस रास्ते पर अभी चले हैं, वो रास्ते पे पहुँचते-पहुँचते वापस से जो भारत है वो विश्व गुरु का अपना स्थान जो है ग्रहण करेगा, और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो परिकल्पना है, उसको हम जो है साकार करेंगे। तो ये एक जो मार्ग चुना है यहाँ पर, उस मार्ग के बीच में व्यवधान पड़े, ऐसी बात जो है वो वहाँ पे ये जो जॉर्ज सोरोस, तो एक एक प्रकार का जिसको कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बहुत बड़ी यंत्रणा, बहुत बड़ा मैकेनिज्म अपरेटस लगा हुआ था, जो यहाँ पर राष्ट्रवादी ताकतों को हरा सके। अब क्यों हराना चाहते थे, उनको क्या दुश्मनी है मोदी जी के साथ, तो बड़ी बात स्पष्ट है कि इससे पहले के जो यहाँ पर रिजीम्स आए, उनके साथ में थोड़ी यदि तुलना कर दी जाए, तो मैं आपको बताता हूँ कि पार्लियामेंट में हमारे पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी साहब थे, उनसे क्वेश्चन किया गया कि भाई आप जो यहाँ पर सीमा के ऊपर जो सड़कें हैं, ये चाइना की साइड में जो बॉर्डर है, जो एलएसी है, वहाँ पर तो बराबर उनका जो चेक पोस्ट तक उनकी सड़क आती है, इतनी बढ़िया उन्होंने वहाँ पर जो यातायात का अपना साधन बना रखा है। कल कोई यदि युद्ध होता है, तो उनके तो टैंक्स है, उनकी आर्टिलरी है, उनके जो बाकी के सारे वहाँ पर ट्रूप्स हैं, वो तो सीधा आकर के बॉर्डर पे रोड लेकर आती है। हमारी तरफ से इस प्रकार का कोई भी साधन यातायात के है नहीं है। तो उन्होंने, एंटनी साहब ने एक बहुत विचित्र उसका एक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इसलिए नहीं बनाते कि कल को यदि युद्ध होता है, तो हमारा जो यहाँ पर सड़क परिवहन का जो हमारा वहाँ पर जो एक मैकेनिज्म बनेगा, उसका उपयोग कहीं शत्रु ना कर ले। तो इतनी बड़ी डिफीटिस्ट मेंटेलिटी, ऐसा विचित्र जो जवाब, कि हम इस मतलब हम ये बात की एक परिकल्पना करके बैठे थे कि कल को यदि युद्ध होता है, तो बजाय इसके कि हम जाकर के घुस के अंदर मारेंगे, तो हम ये मान के बैठे थे कि वो दुश्मन है, हमारे अंदर आ जाएगा और हमारा सारा जो यातायात का साधन है उसका उपयोग करेगा।
तो इस प्रकार की जो मेंटेलिटी थी, ये सुरक्षा के मामले में आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी मामलों को भी बताऊंगा, आर्थिक मामले में और चीजों के मामले में, ये मेंटेलिटी पुरानी सरकारों की रही है। अब की जो सरकारें आई तो इन्होंने देखा कि एक यदि उरी होता है तो उसके सामने सर्जिकल स्ट्राइक जो है जवाब दे दिया। एक पुलवामा की दुर्घटना होती है, उसके सामने बालाकोट में जाकर के 300 किलोमीटर अंदर घुस करके जाकर के मारा। तो ये जो है उनको, जो हमारी विरोधी ताकतें हैं, उनको ये चीज आराम से हजम हो नहीं रही है। और उसका उन्होंने एक एक बहुत अच्छा उन्होंने एक योजना ऐसी बनाई कि देखिए, भारत लोकतंत्र है, यहाँ पर सत्ता पक्ष भी रहेगा, यहाँ विरोधी पक्ष भी रहेगा, यहाँ पर विरोधी पक्ष में राज्य स्तर के ऊपर विरोधी पक्ष भी रहेंगे, लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, तो उनका किस प्रकार से लाभ उठाया जाए, हमारे लिए ये चुनाव है, उनके लिए ये 6th जनरेशन वॉरफेयर है। एक बात ध्यान में रखिए कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, वो दौर में अभी 4th जनरेशन वॉरफेयर जो है, जो गन से और जो अपना फील्ड में जाकर के सामने कम्बैट में होता है, वो इतना ज्यादा नहीं लड़ा जाता। आज जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो यहाँ लड़ा जा रहा है, और उस युद्ध में उनके लिए युद्ध था। ये जो भारत की विरोधी ताकतें हैं, उनके लिए भारत का चुनाव एक युद्ध था। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं बात करने वाला हूँ। और उस युद्ध को उन्होंने अपने बहुत अच्छी तरीके से, भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक परंपरा अपनी चल रही है, मैंने जैसे कहा कि विरोधी पक्ष है, उनको पूरा हक है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो लोगों ने अपनी जो है, उनकी जो चॉइस है, उनकी इच्छाएं हैं, उनकी भावनाएं उन्होंने व्यक्त करना खुले, ऐसा होना ही चाहिए। वही लोकतंत्र है, वही हमारी जीत है, वही हमारी, जिसको हम कहते हैं कि भारत की जो परंपराएं हैं वो वही है कि हर व्यक्ति जो है, हमने तो, जब हमारे यहाँ पर तो धर्म की भी बात होती थी, उसमें भी एक घर के अंदर कोई शैव था, कोई वैष्णव था, कोई गणपत्य था, कोई शाक्त था, हर व्यक्ति ऐसी वैचारिक स्वतंत्रता जो है, वही हमारी जो है, हमारे समाज का जो है, वो उसकी जो शक्ति है। तो ये तो हमारे यहाँ तो होना है, लेकिन उन्होंने इसको बात को युद्ध करके लिया। तो अभी अब मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से भारत की आर्थिक जो तरक्की थी, वो भी उनकी आंखों में चुभ रही थी। अब देखिए, उनके लिए हम क्या हैं। पिछले 200-300 साल तक तो एंग्लो सैक्सन्स ने हमारे ऊपर राज किया। कोई भी ऐसा यूरोपीय देश नहीं रहा जिसने भारत के ऊपर कहीं ना कहीं आकर के कुछ सालों तक आक्रमण ना किया। उसमें पुर्तगीज ले लीजिए, उसमें डच ले लीजिए, उसमें फ्रेंच ले लीजिए, और अंग्रेज आए तो 200-250 साल तक वो निकले नहीं। दूसरी विश्व युद्ध के बाद में उन्होंने देखा कि अभी इतने बड़े देश को संभालना जो है उनके बस का रोग नहीं है, लेकिन हम उनके लिए कैश काउ बने रहें, तो वैसी योजनाएं उन्होंने आगे बनानी शुरू कर दी। अब उसमें हम जो है, आज की परिस्थिति में उनके लिए 140 करोड़ का बाजार है। वो चाहते हैं कि हम उनका जो है, जितना युद्ध का सैन्य सामान है वो हम उनसे खरीदते रहें। वो चाहते हैं कि वो जहां बोले, जहां से आपको पेट्रोलियम आपने लेना है आप वहीं से लीजिए। हम बोलेंगे सऊदी से लेना है तो सऊदी से लीजिए, हम बोलेंगे कि वेनेजुएला से नहीं लेना तो नहीं लेना है, हम बोलेंगे कि रशिया से नहीं लेना है तो नहीं लेना है। तो इस प्रकार से वो चाहते हैं कि हमारा जो आर्थिक पूरा जो एक यंत्रणा बनी है, ये उनके अनुसार चले। फार्मास्यूटिकल जो हैं, आज मुझे एक बात बताइए कि ये इनकी जो दवाइयां हैं, जो एक मान लीजिए कि एक उदाहरण देता हूँ, एक टेबलेट 1000 रुपए की, 2000 रुपए की है, क्या मेरा भारत का आम नागरिक उसको खरीद सकता है? तो हमने यदि जेनरिक यहाँ पर औषधियां हैं वो बनानी शुरू कर दी, उनके लिए वो भी बहुत बड़ा दर्द का एक कारण है। इसी प्रकार से जो कृषि क्षेत्र है, हमारा किसान जो है, इतनी महंगी उनकी जो प्रोसेसेस है वो खरीद नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। वो चाहते हैं मोनसेंटो जो है वो यहाँ पर भारत में आ जाए। तो आज जो राष्ट्रभगत सरकार होगी, वो तो किसी भी प्रकार से इनके सामने घुटने नहीं टेकेगी और ना टेके। पिछले 10 साल में यदि आप इस बार की पूरी विवेचना करें, विश्लेषण करें, कहीं पर भी भारत में जो अपने यहाँ पर बैठे हुए थे सरकार में, उन्होंने कहीं पर भी इनके सामने जो है वो, जिसको कहते हैं कि अपना आंखें जो है नीचे नहीं की। मेक इन इंडिया एक अलग बात आ गई जो इनको और ज्यादा दर्द दे रही है
कि पहले तो क्या था कि अभी देखिए भारत की जितना भी हमारी डिफेंस इक्विपमेंट थी वो लगभग उसमें लगभग हाईटेक इक्विपमेंट 100% हम जो है इंपोर्ट करते थे। रशिया हमारा पहले सप्लायर रहा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके जब हमने बाकी के देशों से भी खरीदना शुरू किया, राफाल हमने जैसे अभी इनसे ले लिए फ्रांस से, उससे पहले मिराज हम लेते रहे फ्रांस से, हमने जगुआर जो है वो ब्रिटेन से लिए। इसी तरह से अभी इजराइल के साथ से बहुत बड़ा हमारा जो है वो डिफेंस इंपोर्ट होती है। हमारी नेवी की अधिकांश चीजें पहले, अभी तो हमने बहुत ज्यादा बनानी शुरू कर दी हैं, पहले बाहर से आती थी। तो डिफेंस इक्विपमेंट भी जो है हम जहां पर ये उंगली रखें वहीं से खरीदें। तो ये सारी बातें जो है ये हम इनकी जब नहीं मानते तो ये इनको ऐसी सरकारें भारत में चाहिए जो इनकी बातें मानती हों। तो इस प्रकार से ये एक इन्होंने 5th जनरेशन वारफेयर हमारे सामने बना के रखा है। इनका ही एंग्लो सैक्सन ग्रुप का ही एक देश जो है कनाडा है, वो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। भारत में उन लोगों को वहां पर वो आश्रय देता है। इसी प्रकार से अब यूएसए भी ब्लंटली जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो खालिस्तानी षड्यंत्रकारी हैं, उनका आश्रय का वो स्थान बन गया है। तो ये सारी चीजों को उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर लागू किया। हम उसका जवाब कैसे देंगे उसके बारे में थोड़ी मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले तो आम जनता के सामने कुछ बातें मैंने जो अनुभव की हैं वो स्पष्ट नहीं है कि जो जब चुनाव होते हैं उसके अलग अलग स्तर हैं। लोकल बॉडी के चुनाव भी अपनी जगह है, कई जगह पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, कई जगह पे बड़ी कॉरपोरेशन हैं, गांव कस्बों में जो हैं वो पंचायतें आ जाती हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोकल बॉडी से ऊपर उठते हैं तो स्टेट असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबली से ऊपर आते हैं तो हमारे लोकसभा के चुनाव हैं। लोगों के को मन में अभी तक मैंने देखा अधिकांश ये बात स्पष्ट ही नहीं है कि ये सभी जितनी भी ये बॉडीज हैं इनके अधिकार क्षेत्र क्या है। इनके अधिकार क्षेत्रों में अभी मान लीजिए कि महानगर है तो उनका जो वहाँ का पूरी व्यवस्था है, वहाँ का सड़क का, वहाँ का पानी का, वहाँ का जो लोकल हेल्थ का है, ये सारी जो है लोकल बॉडीज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देखती हैं। उससे ऊपर स्टेट असेंबली है, तो स्टेट असेंबली के पास में मुख्य रूप से भी जैसे पुलिस व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, इस प्रकार से जो राजस्व है वो उनका स्टेट लेवल के ऊपर जो उसका जो वितरण होना है, जैसे अभी कल जीएसटी है तो जीएसटी का जो सेंटर का हिस्सा और उसके बाद में राज्य का हिस्सा, और राज्य जो उसका पास आता है उसका राजस्व का कौन कौन सी जगह पे जैसे इरिगेशन का काम आता है, कृषि का काम आता है, इस प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो राज्य के पास आती हैं। केंद्रीय सरकार के पास जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं उनमें से अभी आप विदेश नीति देखिए, वो केंद्र को देखना है, अर्थनीति देखिए वो केंद्र को देखना है, पूरे जो देश की अर्थनीति चलेगी। उसके बाद में जो होम है, किस गृह मंत्रालय है, पूरा देश का व्यवस्था देखेगा। इसी प्रकार से अपना जो डिफेंस है। तो जब अब ये लोकसभा के चुनाव हुए या इससे पहले भी होते थे, अक्सर हमने अनुभव किया है कि लोगों के पास में जनप्रतिनिधि जब जाते हैं, अपना जो भी कैंडिडेट रहता है उसके साथ में जो केंद्र के मुद्दे हैं उनकी चर्चा नहीं होती। कोई आकर के नहीं कहता कि भाई विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कैसा काम किया, अच्छा किया तो उसके ऊपर भी विवेचना होनी चाहिए। अगर कहीं पर काम नहीं सही हुआ तो उसकी भी बात होनी चाहिए, वो इंडिविजुअल स्तर के ऊपर हो या ग्रुप्स हो या चैम्बर्स हो, वो अपने जनप्रतिनिधि को बुलाए और उनके बात में चर्चा करें। अब डिफेंस के ऊपर भी चर्चा जो होनी चाहिए कि भारत का जो डिफेंस है वो आज किस प्रकार से और मेक इन इंडिया जो है किस प्रकार से आगे जा रहा है, ये बातों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। भारत की जो पूरी एक मैक्रो लेवल की जो अर्थनीति है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और भी जो केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो मुद्दे आते हैं वहां होनी चाहिए। उल्टा हो ये रहा है कि जब एक लोकसभा का उम्मीदवार है लोगों के बीच में जाता है, उसके साथ में बात करते हैं, जो लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो विषय है उसके बारे में बात करते हैं, और कई बार उन्हीं विषयों के ऊपर हार जीत हो जाती है। तो ये बात एक तो स्पष्ट होनी चाहिए, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए राजनीतिक जो पार्टियां हैं
उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि सबके जो विषय का जो अधिकार क्षेत्र है वो लोगों के सामने, मतदाताओं के सामने जाकर के स्पष्ट किया जाए, ताकि जब लोकल बॉडी का इलेक्शन हो तो उसमें फिर जो लोकल मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए कि भी आप थे, चुनकर आए थे, आपने क्या काम किया, और अगर वापस आप चुनकर आना चाहते हो तो आपकी भविष्य की योजना क्या है। इसी प्रकार से जब राज्य सरकार के इलेक्शन होते हैं तो उसमें ये बातें आनी चाहिए। ये बातें लगभग यहाँ पर, क्योंकि लोगों तक ना तो राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि पहुंच चुके और ना मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अधिक इस विषय में कोई काम किया है। तो इस तरह से जो कई बार स्थानीय मुद्दे जो हैं वो आकर के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको गौन कर देते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो राष्ट्रीय जब चुनाव है उसमें वही मुद्दे रहने चाहिए। अब अपने दूसरी बात जो इस विशेष अपने यहाँ पर चुनाव में उभर कर आती है कि जो योजनाएं ये सरकार ने चलाई थी, मान लीजिए कि उनकी आवास योजना थी, उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस की उनकी योजनाएं थी, उनकी उज्ज्वला योजना थी, उनका हर घर में जल पहुंचने की योजना थी, और जो स्वच्छ भारत का एक बहुत बड़ा प्रकल्प लिया। मैं इस स्वच्छ भारत में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में कहीं हम जाते थे तो हम देखते थे कि वहां पर सड़कें, वहां की गलियां, वहां के जो आस परिवेश है, गरीब भी अगर कोई कंट्री रहेगा तो वहां पर बहुत ज्यादा स्वच्छता, और अपने यहाँ पर बहुत दुख होता था कि रेलगाड़ी में भी सफर करो तो दोनों साइड में आपको कचरा ही कचरा दिखता था। तो ये एक अच्छे उन्नत समाज की निशानी नहीं थी। तो प्रधानमंत्री ने इस बात को विशेष रूप से लिया और स्वच्छ भारत का एक कैंपेन शुरू किया, लोगों ने भी उसको जो प्रतिसाद दिया, और उसका एक अंग था शौच जो है घर घर में होना चाहिए। माँ बहनें जो है सुबह खेतों में जाती थी तो उसके लिए उन्होंने विशेष जो है अनुदान देकर के किया। तो क्या ये सारी जब योजनाएं लोगों के पास में जब पहुंची, जितनी भी अपनी केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं रही जो लोगों के वेलफेयर के लिए थी, तो उनका एक यदि न्यूट्रल पूरा विश्लेषण करेंगे तो ऐसा, क्योंकि आजकल तो क्या सोशल मीडिया भी बहुत सक्रिय है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाकी सब जगह से आता है, तो बिना किसी भेदभाव के ये हर जगह पर ये पहुंची हैं। इसमें कोई भी भेदभाव ये नहीं रहा कि मान लीजिए कि किसी विशेष समुदाय को ही मिलनी चाहिए, विशेष क्षेत्र को ही मिलनी चाहिए, विशेष राज्य को ही मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं रहा, सब जगह पे गई हैं। तो क्या इसका जो विकास का कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम के ऊपर कुछ लोगों ने क्या चर्चा की कि ये सरकार ने जो ट्रेजेक्ट्री मेंटेन की हुई है आगे आने वाले सालों में इनके यहाँ पर और ज्यादा ये ट्रेजेक्ट्री आगे जाएगी, विकास जाएगा, लोगों के भले के कार्यक्रम होंगे। तो इसके ऊपर लगता नहीं है कि ये वाले चुनाव में कोई बहुत ज्यादा इसका कोई असर हुआ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक जो फॉल्स नैरेटिव भी इसमें खड़े किए गए। अब मैं आपको कुछ जो क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र, उनका बताता हूँ। मुंबई में अपने यहाँ पर जो एक उत्तर पूर्व का एक नॉर्थ ईस्ट का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 6 विधानसभाएं क्षेत्र हैं। 6 में से 5 विधानसभाओं में जो है मिक्स पॉपुलेशन ज्यादा थी और लोगों ने अपने तरीके से अपनी अभिव्यक्ति की है। ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों को भाजपा पसंद आई हो या सब लोगों को दूसरे कोई आए, लेकिन मिक्स था। लेकिन एक विशेष विधानसभा यहाँ पर मानखुर्द थी, तो वहां पर पूरे के पूरे वोट जो है मुस्लिम समुदाय के एक विशेष जो है पार्टी को गए हैं। इसी तरह से मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें भी 6 विधानसभा है। 4 विधानसभाओं के जो वोट थे वो लोगों ने अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपनी जो है उनकी चॉइस थी, वैसा उन्होंने अभिव्यक्ति की। लेकिन 2 विधानसभाएं इसमें ऐसी थी जिनके पूरे के पूरे वोट जो है वो एक विशेष जो है उसको कैंडिडेट को है। तो मैं एक प्रश्न ये खड़ा करना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं थी, क्या वो उन 4 विधानसभाओं में जहां मिक्स वोटिंग हुई वहां अलग गई और 2 विधानसभाओं में अलग गई क्या? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि विकास के कार्यक्रमों के ऊपर वोट ना दे करके एक विशेष कार्य जो है वो एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया। ये पूरे भारत में ही ऐसा हुआ है। अपने यहाँ पर एक धुले कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें भी यही हुआ। 5 विधानसभाओं में मिक्स वोटिंग हुई, एक विशेष करके जहाँ विशेष समुदाय रहता है वहां आए
तो वहां पर पूरे का पूरा मुस्लिम समुदाय दूल्हे के अंदर जो मालेगांव है वो पूरे का पूरा वोट एक पक्ष को चला गया। तो इनके लिए जो अगर इनके साथ में संवाद होता है तो वो, अगर इनको ये पूछा जाए कि सरकार के जो विकास कार्यक्रम हैं उनका लाभ है, तो उनका तो इनके पास में किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। लेकिन फॉल्स नैरेटिव बना, अभी हमें डर लगता है कि सीएए से डर लगता है। भैया क्यों लगता है सीएए से डर? कि सीएए ने जो है वो भारत के बाहर जो अपने हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ये लोग अगर इनको पीड़ित प्रताड़ित किया जाता है, जो किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो रोज ऐसा खबरें सामने आती हैं कि विशेष करके सिंध प्रांत में कि हिंदू लड़की को उठा के ले जाए, बलात् धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है और बाद में उसको जो है मुसलमान बना लिया जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं तो पूरे भारत के चारों तरफ हो रही हैं। तो वो बेचारे यदि वहां से पीड़ित प्रताड़ित होकर के भारत में आते हैं तो भारत में शरण नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे? अब उनसे उनसे भी इनको एक बहुत बड़ी आपत्ति है। तो सीएए लागू नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में इनको लग रहा है कि कल को यूसीसी भी आता है, तो यूसीसी से मुझे बात बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसको क्या आपत्ति हो सकती है? भारत एक है, एक संविधान से पूरा भारत चलता है। बार बार संविधान की बात करते रहते हैं ये लोग कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। संविधान ही कहता है ना कि सब सारे नागरिकों के अधिकार समान है, सारे नागरिकों के कर्तव्य समान है। तो इस संविधान की बात करते हो तो संविधान पे चलो। तो संविधान तो यही कहता है कि एक कानून होना चाहिए जो सारे नागरिकों के ऊपर लागू हो। तो उसमें फिर किस प्रकार की जो है इनको आपत्ति हो सकती है? फिर आ जाते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की भी कई बार चर्चा होती है। मैं बड़ा स्पष्टता से कहता हूं, तो क्या पॉपुलेशन कंट्रोल जो कि विशेष समुदाय के ऊपर होगा? पॉपुलेशन होगी तो पूरे भारत में होगी, क्योंकि रिसोर्सेज हैं हमारे लिमिटेड हैं। तो कल को अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, आज 140 करोड़ है, कल को 150, 160, 170 करोड़ हो जाते हैं, तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं, ये एक बात अलग है। लोग कहते हैं कि जी यंग हैंड्स मिल जाएंगे, ज्यादा अगर जनसंख्या हो जाती है तो काम करने वाले हाथ भी बढ़ जाते हैं। तो काम करने वाले हाथों के लिए सामने रोजगार भी होना चाहिए। दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए। जो रिसोर्सेज हैं और जनसंख्या है, इनमें संतुलन रहना चाहिए। अगर जनसंख्या एक्सप्लोजन हो जाता है और सामने अपने पास रोजगार की व्यवस्था नहीं होती, जो आज भी ये लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कभी हम आएंगे तो मैं 30 लाख जॉब्स हम जो है यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो कोई इनसे पूछे कि 30 लाख जॉब जो है वो पूरे भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या में यदि युवा जो है वो होंगे, मान लीजिए अगर 50-60 करोड़ भी होंगे, तो 50-60 करोड़ में 30 लाख जॉब आप जो क्रिएट करके क्या आप वहां पर जो है उपलब्धि हासिल कर लोगे? होना तो ये चाहिए कि जितना आप 30 लाख जॉब में आप खर्चा करते हो, जो लाखों करोड़ रुपया होगा, वो लाखों करोड़ रुपया आप इस प्रकार से लगाइए कि ज्यादा से ज्यादा जो है आईआईएम बने, ज्यादा से ज्यादा आईआईटीज बने, ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रास रूट लेवल की शिक्षण संस्थाएं बने, ताकि उनको शिक्षित किया जा सके। और उसके साथ साथ मेक इन इंडिया का प्रोग्राम ज्यादा चलाया जाए, उसके लिए फंड दिए जाए, ताकि यहाँ पर जो अपना युवक शिक्षित होकर के आता है उसको रोजगार भी सामने मेक इन इंडिया के थ्रू उपलब्ध हो। तो वो पैसा वहां खर्चा करना चाहिए, ताकि ये 30 लाख बंदों तक सीमित ना रहे। ये रहना चाहिए 30 करोड़ युवाओं तक ये बात जानी चाहिए। ये जो बात है, जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग चल रही है, उसके लिए आज की जो राजनीतिक पक्ष हैं वो छोटी छोटी रेवड़ियां बांट करके, फ्री बीज दे करके वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। और उसका जो है लॉन्ग रन में बहुत बड़ा हमको नुकसान है। ये बात लोगों तक पहुंचाने की जो एक जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी राजनीतिक पक्षों की है, जिसमें वो बुरी तरह से नाकामयाब रहे हैं और फॉल्स नेरेटिव बनते रहे हैं। बीच में बहुत ज्यादा आया हुआ एक राजनीतिक पार्टी अपनी कांग्रेस वाले बार बार बोल रहे थे, हम जी 8,500 पर महीना जो है भारत की महिलाओं को देंगे। अब किसी ने, मैंने नहीं देखा किसी चैनल पे किसी ने भी इनको इस बात पे क्वेश्चन किया हो कि आप जो 8500 रुपए महीना बोल रहे हो, साल का 1 लाख रुपया होता है। भारत में यदि 50-60 करोड़ महिलाएं भी आपके हिसाब से कि जो वयस्क हैं, जो इसके लिए एलिजिबल होंगी, वो होंगी, तो आप 50 लाख करोड़ रुपया लाओगे कहां से? बोलना आसान है, बोल दिया। ये भी हुआ इलेक्शन के बाद में कई कई जगह के ऊपर, वो जो इन्होंने एक कार्ड बांटे थे, वो कार्ड लेकर चली गई, लाओ हमारा 8500 रुपया दो।
तो गलत फॉल्स नैरेटिव कायम करके जो है वो लोगों तक भी ये लोग लेकर गए, जिसका परिणाम अभी अगर हम एक न्यूट्रल और ऑब्जर्वर की तरह सारे बात को देखते हैं ना, तो देखिए परिपक्व जो लोकतंत्र होते हैं उसमें कोई भी आता है। भारत में 76 पिछले सालों से अलग अलग पार्टियों ने राज किया। कांग्रेस बहुत साल चल गई, बाद में 1977 से लेकर 80 तक एक मोरारजी देसाई के अंडर एक जो एक्सपेरिमेंट हुआ, 1980 से 84 तक इंदिरा गांधी जी रही, 84 से 89 तक राजीव गांधी जी रहे, 89 में फिर वो एक एक्सपेरिमेंट वीपी सिंह ने किया जो फेल हो गया। उसके बाद में एक मिश्रित सरकार बन गई चरण अपने ये हमारे चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में, जिसने भारत का सोना भी वहां पर गिरवी रखने को तैयार थे। 1991 से लेकर के 96 तक फिर नरसिम्हा राव जी ने सरकार चलाई। इस प्रकार से आगे दो बार, एक बार देवी गौड़ा जी के नेतृत्व में और एक बार अपने इंद्र कुमार गुजराल जी के नेतृत्व में भी मिश्रित सरकारों का जो है एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो नाकामयाब रहा। फिर जो सुदृढ़ एक कोलिशन सरकार चली वो वाजपेयी जी के नेतृत्व में चली 1999 से लेकर के 2004 तक, और 2004 से 14 तक ये यूपीआई की सरकारें काम करती रही। मैंने ये इसलिए सारी बात के ऊपर विस्तार से बात की है क्योंकि कोई भी आए यहाँ पर भारत में, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ पर जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं एकदम से क्लियर वो भी जो है यहाँ पर पिछले 10 साल से उनका चल रहा है, अभी भी 5 साल आगे अच्छा चलेगा। इसी तरह से जो कुछ मीडियम इकोनॉमी की बात करते हैं, कोई लेफ्टिस्ट हैं मेंटेलिटी के लोग, इस प्रकार के लोगों का हो सकता है। लेकिन एक बात तय करनी चाहिए भारत के लोगों को, भारत की जनता को, कि कोई भी सरकार जो है वो राष्ट्र विरोधी, उसमें डिफेंस हो कि फॉरेन पॉलिसी हो कि उसमें अपना ये आर्थिक नीति हो, वो किसी प्रकार के निर्णय ना ले सके। उसके लिए लोगों को जागरूक और लोगों को जानकार होना बहुत आवश्यक है। और हमारी इस कमी का लाभ जो है, अगर हम जागरूक नहीं होते, वो लाभ जो है विदेश में बैठी ताकतें जो हैं वो ना उठा सकें। और अभी बीच में पाकिस्तान की तरफ से भी एक जो है कमेंट आया, वहाँ का एक पुराने मिनिस्टर है, उन्होंने इलेक्शन से पहले क्या दिया कि यदि भारत में राजीव गांधी आते हैं तो पाकिस्तान ये राहुल गांधी आते हैं, क्षमा चाहता हूँ, तो वो पाकिस्तान के हित में है। तो ये बातें उनको पता है, क्योंकि ये कमज़ोर सरकारें जो रहेंगी वो बहुत अच्छी शक्तिशाली ढंग से अपने हमारे भारत का जो व्यू है वो पूरे विश्व के सामने नहीं रख सकती। उसके लिए वही लोग चाहिए जिनको हृदय से, मन से देश के प्रति समर्पण है, देश के प्रति उनका जो है वो प्यार है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ये भारत, ये लोग ये कहते हैं कि ये भारत 1947 में पैदा हुआ था, वो लोग नहीं जो कहते हैं कि भारत चिरंतन काल से सनातन शाश्वत चल रहा है। उसमें राज्य अलग अलग आते गए होंगे, राज्यों की सीमाएं अलग अलग आती गई होंगी, लेकिन जो इसमें विश्वास करते हैं वही जो है भारत का आगे भविष्य का अच्छी तरह से निर्धारण कर सकते हैं। और वो तय हमको ये करना है कि किसी भी प्रकार से कि जो ये विषय जो हैं जो राष्ट्र निर्माण के विरोध में जाते हैं, उन विषयों के ऊपर चुनाव हो जिनका अर्थनीति भी तय हो, तो जिसका लाभ जो है पूरे भारत के लोगों को मिले। और विदेश नीति जब हमारी तय हो तो उसमें हम सिर उठा करके लोगों की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके, और हम जब कह सकें कि भाई हमें सस्ता मिलता था पेट्रोलियम रशिया से, तुम रशिया से लेंगे, आप हमें कितना भी आर्म ट्विस्ट करो, हम आपके साथ में जाने वाले, आपकी बात मानने वाले नहीं है। इस प्रकार की विदेश नीति भी हमारी हो। हमारे यहाँ पर पहले क्या होता था कि कहीं पर कोई दुर्घटना हो गई, हमारे बच्चे अगर वहां पर फंस गए तो वो बेचारे वहां पर उनके रहमो कर्मों पे बच्चे फंसे रहते थे। अभी हाल ही में यूक्रेन में जब युद्ध हुआ तो हमारे जो बच्चे वहां पर विद्यार्थी थे, किस प्रकार से भारत सरकार उनको वहां से लेकर आई। मिडल ईस्ट में कई बार इस प्रकार की जो घटनाएं हो गई हैं कि वहां से जब भारतीय फंस जाते हैं, किस प्रकार से ये शक्तिशाली देशों की निशानी है कि पूरे दुनिया के लोग उनकी इज्जत करते हैं। और इसका जो लाभ है, आज मुझे बात बताइए
कि जब हम किसी गांव में की चौपाल में बात करते हैं विदेश नीति की, तो बोलेगा अगर भैया मुझे क्या लेना देना है, तो बड़े आदमी का काम, तुमको लेना देना है। ये उनको समझाना पड़ेगा कि तेरा ही बच्चा हो सकता है कि कल कहीं पर कुवैत में नौकरी करने गया, वहां पर फंस जाए, और फंस, भगवान ना करे कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए पीछे विदेश मंत्री एस जयशंकर स्वयं खड़ा है। वो युगांडा में भी खड़ा था, वो सूडान में भी खड़ा था। तो इस प्रकार सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी जब, तो उन्होंने भी बहुत, जब भारतीय कहीं फंस जाते थे, तो ये जो बात है कि नहीं मुझे क्या लेना देना है कि डिफेंस के ऊपर आप कितने लाख करोड़ खर्च करते हो, आम आदमी को समझाना पड़ेगा कि नहीं तेरा लेना देना है, क्योंकि तेरा देश सुरक्षित है तो तू सुरक्षित है। तो ये बात जो है ये कमी रह गई है। मैंने देखा है अपने यहाँ पर किसी भी पार्टी के लोग हों, लोगों तक बात ले जाने तक कि राष्ट्रीय विषयों के साथ में आम मतदाता को जोड़ा जा सके, ये बात की बहुत बड़ी हमारी कमी रह गई है। ये कमी दूर करनी हमको पड़ेगी। और इस ये इससे क्या होगा कि जितनी हमें परिपक्वता आएगी, उतना ज्यादा मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा, फॉल्स प्रोमिसेस के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। एक जो एक भय का वातावरण बना दिया जाता है कि नहीं सीए आ जाएगा तो तुम क्या है, वो तुम्हारा देश में रहना मुश्किल हो जाएगा, ये जो झूठ है, ये झूठ का तंत्र जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये बातें हैं, हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको सीखनी चाहिए। एक बात और, अब जो हमारे यहाँ पर जो शासन के लिए आए हैं, उनको मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए कि आप लोग कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, आपके पास में जो सरकार ने शासन की इस वक्त जो ताकत दी है, उससे जो काम कर रहे हैं करिए, लेकिन समाज में देश का हित सोचने वाले और बहुत ज्यादा लोग हैं, एक्स सर्विसमैन भी हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कई व्यापारी भी हैं, बहुत बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं भी हैं। उनको राष्ट्र निर्माण के जो है वो मार्ग पर आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, इसके ऊपर भी विचार करिए। पिछले कुछ सालों से अनुभव आया है कि जो इस प्रकार से देश हित का बात सोचते हैं, उनको सामने से किसी भी प्रकार का जो सपोर्ट है वो, क्योंकि कई जगह पे शासन के सपोर्ट के बिना काम नहीं होता, अब कई काम एनजीओ कर लेते हैं, लेकिन वहां से इनको कोई भी सपोर्ट मिलता नहीं है। तो यदि इस प्रकार से उनके लोगों के, जिनके मन में योजनाएं भी हैं, जिनके मन में स्वप्न भी हैं, जिनके पास में पुराना अनुभव भी है, वो इकट्ठा होकर के राष्ट्र निर्माण के काम में आगे जा सकते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दी जाए। इस प्रकार का प्रयास जो है ये, तो उससे क्या होगा कि केवल गवर्नमेंट के ऊपर, प्रशासन के ऊपर ये जिम्मेवारी नहीं रह जाती है कि सब काम आपने करना है, तो लोगों की ताकत भी साथ में आकर लगती है, बहुत बड़ा क्वांटम जो है उसमें फिर जो है डेवलपमेंट में जंप मिलता है। तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही मेरा निवेदन आज का मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।